Welcome to Biology Pathshala. Today's class is dedicated 10th class student और आज की पाठशाला में हम बात करेंगे प्रोसेस ऑफ लाइफ की। लेकिन पाठशाला को स्टार्ट करने से पहले हम बच्चों को मोटिवेशन मैसेज देते हैं। मेरा मानना है कि लाइफ में मोटिवेशन मैसेज एक रेमेडी की तरीके काम करता है और आज की सीरीज का मोटिवेशन मैसेज कुछ इस तरीके से है कि मेरे प्यारे बच्चों, हिम्मत एक ऐसी चीज है जिससे कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए और हमेशा इसको साथ रखना चाहिए। हर काम हिम्मत के साथ करना चाहिए और हमेशा डट कर सामना करना चाहिए हर परिस्थिति का। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, हमेशा हिम्मत के साथ आगे बढ़ें, हमेशा प्रयास करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। अगर हम आज की पाठशाला की बात करें तो आज की पाठशाला का टॉपिक क्या है? जीवन की प्रक्रियाएं, प्रोसेस ऑफ लाइफ। देखिए, प्रोसेस ऑफ लाइफ को चलाने के लिए विभिन्न प्रकार की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी या हम ये कहें कि कारकीय होती हैं और ये कारकी किसी भी जीव शरीर में इसलिए होती हैं ताकि उसकी सारी जो कारकी है और जो भी शरीर में जितनी भी बैलेंसिंग हो रही है, जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं, वो क्या हो सके, मेंटेन हो सके और रेगुलेट हो सके। इसलिए लाइफ प्रोसेस ऑफ चलता रहता है। ठीक, चलिए इसको देखते हैं कैसे होता है। सभी जीवधारियों में बच्चों, सभी जीवधारियों में उनकी आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु उनके शरीर में कुछ क्रियाएं चलती रहती हैं। बिल्कुल सही है भाई। तो शरीर में हर चीज की जरूरत है और उनकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए क्रियाएं होती रहती हैं। अभी मैंने ये बात बताई, जो उनके जीवित रहने हेतु क्या होती है, आवश्यक होती, जो उनके जीवित रहने हेतु आवश्यक होती हैं। सतत चलने वाली इन क्रियाओं को बच्चों क्या बोलते हैं? जैव प्रक्रियाएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैव प्रक्रियाएं बोलते हैं। ये प्रक्रियाएं निम्नलिखित होती, कौन कौन सी होती देखिए। तो सबसे पहले पोषण या न्यूट्रिशन, अगर हम इसे डाइजेशन कहें एक और कॉम्प्लेक्स टाइप में तो समझा जा सकता है। श्वसन या रिस्पायरेशन, परिवहन तथा परिसंचरण, ट्रांसपोर्ट एंड सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन यानी कि उत्सर्जन, वृद्धि व विभेदीकरण, ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन, आगे बात करें रिप्रोडक्शन की, एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन या कंट्रोल कोऑर्डिनेशन मतलब नियंत्रण एवं समन्वय। अब पोषण को समझते हैं। किसको समझते हैं? पोषण को समझते हैं। देखिए, मैंने इसमें बहुत सारी चीजें करा चुकी हूं, तो इसमें हम वो चीज कराएंगे जो नहीं हमने कराई। बाकी हमने बहुत सारी चीजें करा दी हैं, तो वो आपको यूनिट बेसिस से मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए परेशान मत होइए। चलिए समझते हैं। पोषण क्या होता है? सभी जीवों की दो प्राथमिक आवश्यकताएं होती हैं। कौन कौन सी होती देखिएगा। ऊर्जा की उपलब्धि तथा नए जीव द्रव्य का निर्माण, इन दोनों की आपूर्ति भोजन के द्वारा होती है। ठीक है, इसे भी याद रखिएगा। सजीवों के द्वारा ग्रहण किया जाने वाला भोजन सीधे शरीर में अवशोषित नहीं होता है। इस हेतु पहले भोजन का सबसे पहले क्या होता है? डाइजेशन, जिससे भोजन शरीर द्वारा ग्रहण करके उपयोग हेतु उपलब्ध हो जाता है। अवशोषण के बाद भोजन वाहिनियों के द्वारा जीवधारी के शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचकर वहां के ऊतकों में विलीन हो जाता है अथवा उनमें संग्रहित रहता है। कोशिकाओं में संग्रहित भोजन का अब कोशिकीय श्वसन के द्वारा क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है, तो ऊर्जा मुक्त होती है, जो कोशिकीय प्रक्रियाओं के संचालन में काम आती है। तो कोई भी प्रोसेस है बिल्कुल एक क्रम में होता है और पाचन होगा, पाचन के बाद श्वसन होगा, श्वसन के फलस्वरूप हमें ऊर्जा मिलती है। कितने एटीपी के रूप में मिलती है? 38 एटीपी के रूप में, जो सारी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए क्या करती हैं बच्चों? काम करती हैं। देखिए, ये क्वेश्चन में समझाना था, इसलिए मैं इस चीज को लेके आई हूं कि क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू न्यूट्रिशन, यानी पोषण के आधार पर जीवों का वर्गीकरण। देखिए कैसे होता है। तो देखिए, ये तो सर्वविदित है कि प्रत्येक जीवधारी के लिए भोजन आवश्यक है। ठीक है, और समस्त हरे पादप अपना भोजन स्वतः बनाते हैं, ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं, और इसे प्रोड्यूसर कहा जाता है। ठीक है, तो हरे पौधे प्रोड्यूसर होते हैं। ठीक है, मनुष्य एवं अन्य जंतु अपना भोजन पौधों से प्राप्त करते हैं, क्योंकि इनमें स्वतः भोजन बनाने की क्षमता बच्चों नहीं होती, इसलिए जंतुओं को उपभोक्ता या कंज्यूमर कहा जाता है। पोषण की विधि के आधार पर जीवधारियों को दो वर्गों में बच्चों विभाजित किया गया, जिसे स्वपोषी ऑटोट्रॉफ्स, परपोषी हेटेरोट्रॉफ्स कहते हैं। देखिए, ये कुछ एक फ्लो डायग्राम में दिया हुआ है कि जैसे जीवधारी है तो ऑटोट्रॉफ्स हरे पादप होंगे और हेटेरोट्रॉफ्स परपोषी यानी कि अन्य जीव होंगे। अब इसमें भी देखिए डिवाइडेशन है। देखिए कैसे डिवाइडेशन, अगर हम हेटेरोट्रॉफ्स की बात करें तो ये सबसे पहले डिवाइडेशन होता है
यहाँ से देखिए इस तरीके से रहेगा। प्राणी समूह होलोजोइक, सूक्ष्म जीवाणु हो गए, अमीबा हो गए, उच्च श्रेणी के जंतु हो गए। फिर देखिए पैरासाइट, अमरबेल, मलेरिया, परजीवी, ठीक है, ये सब क्या है, पैरासाइट हैं। आगे देखिए मृतोपजीवी सैप्रोजोइक, मतलब कि जो सड़े गले मृत अकार्बनिक पदार्थों पर रहते हैं, वो कौन, कुकुरमुत्ता, कवक, जीवाणु आदि हो गए। अब ये आपको सीरीज जो है ये याद रखनी है, ठीक है, इससे क्वेश्चन बनते हैं, आप इसे याद रखिएगा। स्वापोषी क्या होते हैं, ऐसे जीवधारी जो अपना भोजन स्वयं बनाए, मतलब खुद से बनाए, स्वापोषी कहलाते हैं। समस्त हरे पादप स्वापोषी होते हैं। क्वेश्चन आता है स्वापोषी कौन होते हैं, तो आप बता देना कि ये पादप या हरे पादप होते हैं। इनमें हरे रंग का एक पदार्थ पाया जाता है, पर्णहरिम या क्लोरोफिल कहते हैं। पर्णहरिम में प्रकाश ऊर्जा उत्सर्जित करने की क्षमता होती है और इसी ऊर्जा के द्वारा हरे पादप भूमि से जल H2O यानी है ना और वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के रासायनिक संयोग के द्वारा बच्चों क्या करते हैं, ग्लूकोज का निर्माण करते हैं और इस क्रिया में ऑक्सीजन मुक्त होती। ये जो क्रिया कहलाती है प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस क्रिया में सूर्य प्रकाश की गतिज ऊर्जा ग्लूकोज अणुओं में स्थित ऊर्जा रासायनिक रूप में संचित होती है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसको ध्यान रखिएगा कि सूर्य के प्रकाश की जो गतिज ऊर्जा है जब ग्लूकोज में बढ़ेगी तो रासायनिक ऊर्जा में ये क्या हो जाएगी, संचित हो जाएगी। पादप की कोशिकाओं में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से ये ऊर्जा मुक्त होकर भोज्य पदार्थों जैसे प्रोटीन, स्टार्च, शर्करा, वसा, विटामिन आदि के निर्माण में काम में आती है तथा इन पोषक पदार्थों में रासायनिक स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। तो इतनी बात याद रखिएगा, इतनी बात आप लोग याद रखिएगा। जंतुओं में युग्लिना जो होता है बेटा स्वापोषी होता है, ये बात याद रखिएगा। इसकी कोशिका में पर्णहरिम पाया जाता है। ये पौधे की भांति प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भी अपना भोजन बनाता है। तो पादप और जंतु के बीच की जो कनेक्टिव लिंक होती है ना बच्चों, वो क्या कहलाती, वो कहलाती है युग्लिना। क्या कहलाती है, युग्लिना। तो आप इसे याद रखेंगे। अब देखते हैं कीमोसिंथेसिस। तो देखिए कीमोसिंथेसिस में क्या होता है, अपवाद के रूप में, यानी कि ऐसा होता नहीं, फिर भी कुछ जीवाणु पर्णहरिम के अभाव में कार्बन डाइऑक्साइड व जल के संयोग से कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। इस क्रिया के लिए ऊर्जा कार्बनिक पदार्थों को ऑक्सीकृत करके प्राप्त करते हैं। चूंकि जीवाणु भोजन बनाने क्रिया में प्रकाश संश्लेषण की जगह रासायनिक ऊर्जा का प्रयोग करते हैं, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, कीमोसिंथेसिस बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं, कीमोसिंथेसिस बोलते हैं। तो ये बात याद रखिएगा कि ये ऐसा क्यों करते हैं कि इनमें पर्णहरिम नहीं होता है, लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करते हैं, इसलिए इसे कीमोसिंथेसिस भी कहते हैं। अब इसके एग्जाम्पल क्या है ये देख लीजिए। देखिए इसके एग्जाम्पल हम बताएं तो सल्फर जीवाणु ये भोजन बनाने की क्रिया में हाइड्रोजन सल्फर डाइऑक्साइड H2S को सल्फर में ऑक्सीकृत करते हैं और ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ये सल्फर जीवाणु होते हैं। आगे देखिए लौह जीवाणु, ये लोहे के यौगिक को ऑक्सीकृत करके ऊर्जा प्राप्त करते हैं। आगे देखिए हाइड्रोजन जीवाणु, हाइड्रोजन को जल में ऑक्सीकृत करके ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो कुछ इस तरीके से आज की पाठशाला का ओवरव्यू है। आई होप मेरे प्यारे बच्चों आज की पाठशाला आपको समझ में आई हो। ये सारे प्रयास आप सभी बच्चों के लिए हैं, ठीक है, यूपी बोर्ड 10th एंड 12th क्लास स्टूडेंट्स के लिए हैं। अगर आपको कोई भी समस्या आती है, किसी भी टॉपिक में आती है, तो आप अगर मुझसे पढ़ते हैं तो आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं। अगर नहीं भी पढ़ते हैं तो आप, ये माध्यम है बच्चों से जुड़ने का, आप हमें मैसेज कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान ले सकते हैं। कीप शेयर टू ऑल स्टूडेंट, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक बच्चों शेयर करिए और सभी बच्चे अच्छी तैयारी कर सके। थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट टू वॉच माई पाठशाला। थैंक्स अगेन।